जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। ये पांचों जानकारियां बिल्कुल नई जानकारियां हैं आपके लिए। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, 8th पे कमीशन नया फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर 3.83 फाइनल। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने वेतन आयोग को एक नया फॉर्मूला दिया है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि वेतन आयोग इस फॉर्मूले को एडॉप्ट करे और फिर इसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर 3.83 फाइनल करे। तो दोस्तों, सुझाव क्या दिया है जिसके आधार पे 3.83 फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा एक सुझाव दिखाकर शिव गोपाल मिश्रा जी का। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है 8वें वेतन आयोग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग मेल कर रहा है हर एक संगठन को 8 CPC पर मीटिंग करने के लिए, सुझाव लेने के लिए। ऐसे दोस्तों, वेतन आयोग की तरफ से एक मेल भेजा गया है एक पेंशनर को, कर्मचारी को या फिर एक संगठन को। अब मेल में क्या लिखा गया है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी की दोस्तों ये मेल है जो वेतन आयोग ने भेजी है संगठनों को, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर जारी करा था 28 अप्रैल 2026 को, और दोस्तों ये लेटर लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8 CPC के मेंबर सेक्रेटरी को, पंकज जैन जी को। अब ये लेटर क्यों लिखा गया है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये लेटर संबंधित है 8वें वेतन आयोग से, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसा आपको पता है वेतन आयोग की तरफ से 8 CPC पर मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब 30 अप्रैल की जगह 31 मई 2026 कर दिया। अब दोस्तों उसी को देखते हुए कई संगठन अब अपना ज्ञापन जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी एक संगठन ने अपील करी है आप सभी से। क्या अपील करी है आगे समझाऊंगा इनका एक मैसेज दिखाकर। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा DADR के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ आंकड़े जारी करे गए हैं जिसमें बताया है कि जुलाई 2026 से कितना % आपका DADR होगा। हालांकि कल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से यह जानकारी आ रही है कि जो मार्च का AI7 का आंकड़ा है, तो उसके आधार पे आपका जुलाई से कितना % DADR बढ़ सकता है। पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं नए फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक नया फॉर्मूला भेजा है वेतन आयोग को, और वेतन आयोग से गुजारिश करी है कि नए फॉर्मूले के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.83 फाइनल करा जाए। अब दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा है। सवाल पूछा है यहां पे, सबसे पहले सवाल पूछा है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, जो मीटिंग हुई थी शिव गोपाल मिश्रा जी की वेतन आयोग के साथ, तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले सवाल पूछा कि फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से तय किया जाना चाहिए। अब जवाब क्या था? फिटमेंट फैक्टर का आधार कोई हवाई नहीं है, यह पूरी तरह से डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूले के अनुसार मिलना चाहिए, आज की जमीनी हकीकत पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग ने पूछा कि किस आधार पे फिटमेंट फैक्टर तय होना चाहिए, तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूले के अनुसार, और आज की जो महंगाई है या फिर आज की जो जमीनी हकीकत है उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। कैलोरी और डाइट, जी हाँ दोस्तों, कैलोरी और डाइट के हिसाब से मिनिमम पे तय होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर तय होना चाहिए। यह सुझाव दिया है नए फॉर्मूले का वेतन आयोग को। हमने सरकारी डाटा का हवाला दिया है जो कहता है कि एक व्यक्ति की कम से कम कैलोरी 3,490 रुपए होती है।
जी हाँ दोस्तों, एक आम व्यक्ति की या फिर व्यक्ति की उसको कितनी कैलोरी की जरूरत है? 3490 कैलोरी की जरूरत होती है एक व्यक्ति की। इसके लिए दूध, अंडे, सब्जियां, अनाज का जो खर्च आता है, हमने उसका पूरा डाटा 25-26 अलग अलग जगहों से जुटाकर आयोग को दिया है। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग को कुछ आंकड़े दिए हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने, उनके टीम्स के मेंबर ने, कि आप इन आंकड़ों का अध्ययन करें और उसके हिसाब से फिटनेस फैक्टर 3.83 फाइनल करें। अब दोस्तों हवाला दिया है कि डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के अनुसार मिनिमम पे ज्यादा दी जाए, भेदभाव खत्म हो। पहले के फॉर्मूले में पुरुष को 1 यूनिट और महिला को 0.8 यूनिट माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग से गुजारिश करी है कि फैमिली यूनिट को थोड़ा चेंज किया जाए। हमने आयोग से कहा है कि महिला का डाइट वेटेज कम आंकना अन्याय है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो महिला की यूनिट ली गई है उसमें थोड़ा सुधार करें। पहले ली जाती थी महिला की यूनिट 0.8, अब उसकी जगह 1 यूनिट मानी जाए, यानी कि एक पुरुष के मुकाबले इसे पुरुष के बराबर 1 यूनिट किया जाए महिला की यूनिट को। बच्चों को 0.8 और माता पिता को भी 0.8 दी जाए, माता की अलग और पिता की अलग। तो दोस्तों ये फॉर्मूला एडॉप्ट करने की बात कही है वेतन आयोग से। नया फॉर्मूला, इन सभी राशन, कपड़ा, ब्रांडेड सामान, मोबाइल डेटा, शिक्षा, चिकित्सा को 5 यूनिट परिवार के हिसाब से कैलकुलेट करने पर फिटनेस फैक्टर 3.83 निकलकर आता है। जी हाँ दोस्तों, जो नया सुझाव दिया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, तो उसके अनुसार फिटनेस फैक्टर बनता है 3.83। तो दोस्तों इसी की डिमांड रखी है वेतन आयोग के सामने, यानी फैमिली यूनिट 5 इंक्लूड करके, और साथ ही साथ जो डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला है जिसमें एक व्यक्ति की कम से कम कैलोरी 3490 के आधार पे सब कुछ मिला के, जिसमें दूध का खर्च, अनाज का खर्च, सब्जियां, इंटरनेट का खर्च, यानी आज की जो जरूरतें हैं, उसका जो प्राइस है, उसकी जो यूनिट है, उन सबके हिसाब से फिटनेस फैक्टर 3.83 की गुजारिश करी है। इस आधार पे 18,000 वाली मौजूदा न्यूनतम सैलरी कम से कम 69,000 चाहिए। तो दोस्तों ये नया फॉर्मूले का सुझाव दिया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने वेतन आयोग को। तो दोस्तों यही गुजारिश करी है कि नए फॉर्मूले के हिसाब से 3.83 फिटनेस फैक्टर दिया जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब वेतन आयोग हर एक कर्मचारी संगठन को मेल कर रहा है और यह गुजारिश कर रहा है कि हम आपके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दिल्ली में मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है, 30 तारीख तक दोस्तों वो मीटिंग होनी थी। अब दोस्तों जो वेतन आयोग है वो अब पुणे आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है आपके साथ मीटिंग करने। अब दोस्तों जिन कर्मचारियों ने, पेंशनर थे, संगठनों ने पहले अपॉइंटमेंट लिया है, तो दोस्तों उनके पास ही मेल आ रहे हैं वेतन आयोग की तरफ से। अब दोस्तों वेतन आयोग की तरफ से एक मेल भेजा गया है, ये मेल भेजा है विनायक जी को, जिसमें वेतन आयोग ने लिखा है द अलॉटेड स्लॉट इज बिटवीन 2:45 PM टू 3:15 PM ऑन 4 मई 2026। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग ने मेल किया है कि हम 4 मई 2026 को आपके साथ मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों ऐसी एक कर्मचारी संगठन है जिन्होंने मैसेज किया कि 8वें वेतन आयोग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है, पुणे में, महाराष्ट्र में 4 मई 2026 को रखेंगे हम अपने मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम सहित अन्य मांगों को लेकर। तो दोस्तों अगर आप भी मीटिंग करना चाहते हैं 8CPC के साथ, तो सबसे पहले 8CPC का ज्ञापन आप 8CPC की वेबसाइट पे जमा कर दीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप वेतन आयोग से। तब दोस्तों आपके पास मेल आएगी इसी तरीके की, जिसमें वेतन आयोग आपसे कहेगा कि हमने आपके साथ मीटिंग फिक्स कर दी है इतनी तारीख को। टाइम भी लिखा होगा और यह भी बताया जाएगा कि कितने मेंबर आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट 30 मिनट्स बिफोर, यानी 30 मिनट पहले आप पहुंचिए 4 मई 2026 को। द अलॉटेड स्लॉट इट इज फर्दर रिक्वेस्टेड दैट द डेलीगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 मेंबर। 3 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मेंबर ही आप ला सकते हैं मीटिंग करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे लोकेशन लिखी होगी जहां पे ये मीटिंग आयोजित होगी वेतन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे मेल करके बताया वेतन आयोग ने इन संगठन को। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा है मेंबर सेक्रेटरी को 8CPC के पंकज जैन जी को, और ये लिखा था 28 अप्रैल 2026 को। अब दोस्तों इसमें कुछ नाम दे रखे हैं अलग अलग संगठनों के और उनके मेंबर के।
अब ये लेटर क्यों लिखा गया है मेंबर सेक्रेटरी को, ये मैं आपको समझा देता हूं। नेशनल काउंसिल ने 8वें वेतन आयोग से एक बैठक की मांग की है ताकि वह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों और सर्विस से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख सके। जी हां दोस्तों, शिवगोपाल मिश्रा जी ने एक और मीटिंग की गुजारिश करी है वेतन आयोग से कि एक और मीटिंग हमें करनी है आपके साथ। 28 अप्रैल को तो मीटिंग हुई थी जो हुई थी, लेकिन और आगे मीटिंग करने की डिमांड रखी है शिवगोपाल मिश्रा जी ने, ताकि और ज्यादा सरकारी या फिर पेंशन भोगी कर्मचारियों पेंशनर्स की मांगे रखी जा सके। स्टाफ साइड ने पहले ही 8वें वेतन आयोग को एक मेमोरेंडम सौंप दिया है जिसमें पेंशन भोगी और कर्मचारियों की सामान्य मांगों का जिक्र है। जैसा आपको पता है शिवगोपाल मिश्रा जी ने 8 सीपीसी पर अपना मेमोरेंडम पहले ही दे दिया है। वे चाहते हैं कि इस मेमोरेंडम पे चर्चा करने के लिए नेशनल काउंसिल की एक पूर्ण बैठक बुलाई जाए। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों ड्राफ्ट पर पूरी चर्चा करने के लिए एक और मीटिंग की गुजारिश करी है शिवगोपाल मिश्रा जी ने। पत्र में यह भी कहा गया है कि अलग अलग विभाग जैसे रेलवे विभाग, रक्षा विभाग अपने विशिष्ट मुद्दे और कैडर से जुड़ी समस्याएं को लेकर इस मीटिंग में चर्चा कर सकते हैं। इन विभागों के संगठनों को भी अलग से अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जितने भी अलग अलग विभाग हैं, चाहे रक्षा विभाग हो गया या रेलवे विभाग हो गया या फिर कोई पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का विभाग हो गया, यानी अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर संगठन है, वो भी अपने से जुड़े मुद्दे रखें इस मीटिंग में। तो दोस्तों एक और मीटिंग करने की गुजारिश करी है, एक और बैठक करने की गुजारिश करी है शिवगोपाल मिश्रा जी ने वेतन आयोग से। अब दोस्तों इसी पर इस लेटर में शिवगोपाल मिश्रा जी ने अलग अलग संगठनों के नाम लिखे हैं और उनके मेंबर के नाम लिखे हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, रेल मंत्रालय के लिए दोस्तों यहां पे लिखा है संगठन का नाम AIRF, रेलवे फेडरेशन का SENFIR, जिसके अध्यक्ष हैं शिवगोपाल मिश्रा जी या पी रघविया जी। ऐसी रक्षा मंत्रालय का है संगठन AIDF INDWF, ये संगठनों के नाम है। अब यहाँ पे इनके प्रतिनिधियों के नाम लिखे हैं। ऐसी डाक विभाग, आयकर विभाग, CAG कार्यालय, इनके यहाँ पे नाम लिखे संगठनों के और उनके मेंबर लिखे। यानी ये आग्रह किया है कि अलग अलग संगठनों के द्वारा जो उनकी मांगे हैं उनके कर्मचारियों की, पेंशनर की, वो रखी जाए अगली मीटिंग में। तो अगली मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की डिमांड रखी है यहाँ पे शिवगोपाल मिश्रा जी ने 8 CPC के मेंबर सेक्रेटरी को। अब यह पत्र 8वें वेतन आयोग से यह अनुरोध कर रहा है कि वह कर्मचारियों की मांगों को गहराई से समझने के लिए इन सभी कर्मचारी संघों के साथ एक आधिकारिक मीटिंग करे। तो दोस्तों ये लेटर इसलिए जारी करा गया है शिवगोपाल मिश्रा जी के द्वारा। तो दोस्तों एक नया लेटर था जो मैंने आपको समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों जैसा आपको पता है वेतन आयोग की तरफ से 8 CPC पर ड्राफ्ट जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया। पहले अंतिम तारीख थी 30 अप्रैल 2026, अब उसको बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया गया। जैसे ही ये बात कई कर्मचारी संगठनों को पता लगी तो दोस्तों उसके बाद कई कर्मचारी संगठन 8 CPC पर ज्ञापन बनाकर 8 CPC की वेबसाइट पे अपलोड करने लग गए और मैसेज दे रहे हैं हर एक पेंशनर्स को, कर्मचारी को। क्या मैसेज दे रहे हैं? खुशखबरी, आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को, यानी कि दोस्तों ये मैसेज 29 अप्रैल का है जो इन्होंने किया है। अब इन्होंने 12:40 को WRMS द्वारा 8वां वेतन आयोग को मेमोरेंडम ऑनलाइन जमा कर दिया 8 CPC पे। महासचिव वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ 8वां वेतन आयोग कमेटी मेंबर। जी हाँ दोस्तों वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा 8 CPC पर मेमोरेंडम जमा करा, ज्ञापन जमा करा 8 CPC की वेबसाइट पे। आप यहां पे देख रहे हैं मेमोरेंडम आईडी इनकी जनरेट हो गई है। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि लास्ट डेट है 31 मई 2026। तो आप 31 मई 2026 से पहले या फिर 31 मई तक आप 8 CPC पर अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में दोस्तों इन्होंने ये मैसेज करके बताया कि हमने तो जमा कर दिया, अब आपकी बारी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले DADR के बारे में। जैसा आपको पता है मार्च 2026 का AI-SEPEN का आंकड़ा जारी हो चुका है और उसका परसेंटेज है, कितना आंकड़ा है? 149.1। अब दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से इन्होंने बताया कि जुलाई 2026 से DADR में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मैंने आपको कल बता दिया था 3% की बढ़ोतरी मिल सकती है जुलाई से बढ़ने वाले DADR में, 3% या फिर 2%। इन्होंने बताया वही 3 से 4% की बढ़ोतरी। 4 भी दोस्तों मुश्किल है कि 4 मिल जाए, 3% बढ़ोतरी आपकी हो सकती है।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मार्च के आंकड़ों में आई तेजी ये संकेत देती है कि अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रही तो डीए 63% या फिर 64% तक पहुंच सकता है। जिस तरीके से मार्च के आंकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, अगर यही बढ़ोतरी जून के आंकड़े में या फिर अप्रैल के आंकड़े में मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं 63% डीएडीआर, 64% डीएडीआर पहुंच सकता है। तो दोस्तों यही इन्होंने कुछ आंकड़े दिखाए हैं कि इनको उम्मीद लग रही है कि 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। और दोस्तों इसकी संभावित घोषणा बताई है सितंबर या अक्टूबर में। जैसा आपको पता है जुलाई का जो डीएडीआर डिक्लेयर होता है वो होता है या तो सितंबर या फिर अक्टूबर में। तो दोस्तों यही इन्होंने जानकारी दी है कि इन आंकड़ों के हिसाब से डीएडीआर 3 से 4% तक आपका बढ़ सकता है जुलाई 2026 से मिलने वाला आपका डीएडीआर। और बाकी 60% तो आपको मिल ही जाएगा मई की पेंशन या फिर सैलरी में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप ये सारी जानकारी आप सही से समझ गए होंगे। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।